मेरी आवाज़ प्रॉपर है? बिल्कुल 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 सही आवाज़ आ रही है आपकी। आज जी, हमारे साथ थैंक यू सर। हरिद्वार से डॉक्टर आराधना गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। आप मनोविज्ञान, खासकर बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मैडम का परिचय हमारे प्रतिभागियों से कराने का कष्ट करें। श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, मिश्रा जी आप परिचय कराने का कष्ट करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है। यस सर जी, बिल्कुल। जी जी। हाँ, धन्यवाद सर। हमारी परम श्रद्धेय हमारी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आराधना गुप्ता, सम्मानित हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर शक्तिधर मिश्रा एवं समस्त प्रशिक्षु जो विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर आराधना गुप्ता के संबंध में जितना भी कहूँगा कम ही है। वे एक कर्मठ और जागरूक शिक्षिका रही हैं, और साथ ही साथ जब भी जहाँ भी जिस भी स्थान पर रही आप सदैव अपनी एक अमिट छाप छोड़ा है। आपकी जहाँ तक शिक्षा दीक्षा की बात की जाए, आप मनोविज्ञान विषय में मास्टर डिग्री के साथ साथ पीएचडी किया। इसके बाद जो है जब आपने करियर की शुरुआत की तो क्षेत्रीय मनोविज्ञान केंद्र पौड़ी में आपने अपनी सेवा प्रदान किया। उसके पश्चात जो है डॉक्टर गुप्ता जो है वो डाइट में अपनी सेवा प्रदान की। डाइट से इनके कार्यों को देखते हुए एससीईआरटी में इनको जो है बुलाया गया, और एससीईआरटी में भी मैडम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया गया, और हमें भी और अन्य तमाम डाइट के जो प्रवक्तागण हैं आपके साथ काम करने का अवसर मिला। मैडम का व्यक्तित्व तो बहुत ही सहज है और जिससे इनके साथ कार्य करके बड़ी प्रसन्नता मिलती है। इसके पश्चात जो है आपको इनके कार्यों को देखते हुए जिला समन्वयक हरिद्वार के पद पर इनको सुशोभित करने के लिए निवेदन किया गया, आग्रह किया गया। वहाँ भी आपने बहुत अच्छे तरह से जो कोऑर्डिनेशन का कार्य था किया। उसके पश्चात जो है फिर आपके द्वारा वर्तमान में जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज संघीपुर में प्रवक्ता मनोविज्ञान के पद पर कार्यरत हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे संस्थान के द्वारा मैडम से निवेदन किया जाता है, आग्रह किया जाता है, आप बहुत सहज और तरीके से सुलभ होती हैं। आज का जो विषय है वो है विद्यार्थियों पर साइबर दुनिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व उससे सुरक्षा के उपाय। विषय बहुत ही रेलिवेंस है और ये स्टूडेंट के लिए वर्तमान में बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि आवश्यक है कि वो इस चीज़ को समझें, जानें। तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वे जो है इस विषय के ऊपर हमारे जो प्रतिभागीगण हैं उनको मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मैडम डॉक्टर आराधना गुप्ता जी, थैंक यू। नमस्कार सर, धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके जनपद के सभी अध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षिका बहनों से मैं जुड़ सकूं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि अब की बार आपने मुझे विषय दिया है विद्यार्थियों पर साइबर दुनिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव व उससे सुरक्षा के उपाय। तो इस साइबर दुनिया, इसके बारे में तो आपकी बहुत सारी बातचीत हो चुकी होगी। हम सिर्फ एक रिवीजन के रूप में हम यहाँ देखना चाहेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये इंटरेक्टिव भी हो सके। अगर आपके भी इस बीच में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइबर दुनिया ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है और इसमें संपूर्ण विश्व की जो सूचनाएं हैं वो एक जगह एकत्र की जा सकती हैं। और जो इसकी खास बात है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी समय, चाहे रात हो दिन हो, किसी भी विषय पर हम तत्काल सामान्य या विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी खामी है या जो इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, जो हम सभी जानते हैं कि इसमें किसी की तरह की कोई रोक टोक नहीं है और साथ ही कोई सेंसरशिप भी नहीं है। सेंसरशिप मीन्स कि चाहे वो सामग्री नैतिक है, अनैतिक है, समाज के हिसाब से उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इसमें सभी तरह की सामग्री हमें हर समय हर तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। और जिसके कारण से आज जो साइबर दुनिया है वो
सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये एक विश्व हमारा एक वैश्विक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। और इसलिए इस साइबर की दुनिया को एक सूचना क्रांति के रूप में संबोधित किया गया। और 90s से लेकर के आज हम 3 चरण पूरे कर चुके हैं और अब हम चौथे चरण और साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 5वें चरण में हम पहुंचने वाले हैं। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो है ये सूचनाओं का युग है और ये भी हम जानते हैं कि जब जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचना है वो उतना ही अधिक ज्ञानवान माना जाता है और साथ ही साथ वो उतना ही अधिक पावरफुल शक्तिशाली भी माना जाता है। तो यही कारण है कि आज साइबर विश्व की ओर चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो एक रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो सूचना क्रांति है कहाँ से शुरुआत हमने की। हम एक टेलीग्राफ से इसकी शुरुआत हुई कि कैसे हम दूर बैठे व्यक्तियों से हम बात कर सकते हैं और फिर टेलीग्राफ के बाद टेलीफोन, उसके बाद बेतार तकनीक हमारे सामने आई और फिर टेलीविज़न और फिर आज के समय में रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, इन सब के रूप में आज सूचना क्रांति हमारे सामने है और हम बहुत तेज़ी से सूचनाओं का आदान-प्रदान इन सब चीज़ों के द्वारा कर रहे हैं। और इसकी वजह से आज हमारे जीवन का कोई भी पक्ष जो है वो अछूता नहीं है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में ही हम घर बैठे देश-विदेश की सूचनाएँ पल-पल अभी तुरंत ही हमें कहीं भी क्या हुआ है इसकी सूचना हमें तुरंत मिल जाती है और ये सूचना इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हमें टीवी पर भी वो सूचनाएँ नहीं मिलती। तुरंत ही जहाँ कोई दुर्घटना या घटना घटित होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से हम तुरंत इसको ग्रहण कर पा रहे हैं। और पिछले दिनों जब कोरोना था तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश ने जो है इस तकनीक का उपयोग किया और इसके द्वारा हमने किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। तो इसलिए हम देख रहे हैं धीरे-धीरे अब एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से या यूडाइस के माध्यम से हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी जो सूचनाएँ हैं वो इंटरनेट के ज़रिए जोड़ी जा रही हैं। तो इसलिए व्यापार हो, समाचार हो, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना हो रहा हो। और इन सब की वजह से जो आज हम यहाँ एकत्रित भी हुए हैं कि इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदों की में तो अभी मैंने बात कर ही ली। अब ये नुकसान सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से या कुछ अन्य तकनीकों की वजह से कुछ नुकसान हमारे सामने आ रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, गूगल इंक है या दूसरी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से जो है हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अपनी सूचनाओं को चाहे वो युवा हों, चाहे बच्चे हों और चाहे हम वृद्ध भी हो जाएँ तो धीरे-धीरे हम इन सबको सीख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम, कोरा का आदान-प्रदान हम कर रहे हैं। और भी साइट्स हैं जैसे कि शायद आप में से बहुत ने नाम भी सुने हों, ना भी सुने हों। एक पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, रेडिट है। तो ये वेबसाइट हैं जो हम सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए उपयोग में ला रहे हैं। अब अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 350 मिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जिनकी संख्या इस वर्ष 2023 में 350 से इतनी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं 447 मिलियन होने की संभावना है। तो जो हमारे लिए कभी तो हमें एक अच्छा संकेत देता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग घड़ी के रूप में ये बज रहा है कि हमें अपने आप को इसके एडिक्शन से या इसकी वजह से होने वाले जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और वर्ष 2019 कोरोना से पहले की रिपोर्ट है, जो ये बता रही है कि भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 24 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी कि पूरा दिन। और वहीं जापान में लोग सबसे कम केवल 45 मिनट ही सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है नकारात्मक प्रभाव विश्व में
हर व्यक्ति पर ये पड़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रभाव है स्वास्थ्य और दूसरा प्रभाव है भ्रम, कि हम एक अवास्तविक दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे लिए अब विद्यार्थियों के लिए एक परेशानी का समस्या या सभ्य समाज के लिए एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है, वो है साइबर सेक्स और साथ ही साथ साइबर अपराध, गुप्त सूचनाओं को जिनके हमें जानकारी भी नहीं कैसे पासवर्ड जो है किसी भी का भी हम डाल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इतनी तेजी से चीज़ों को सीख रहे हैं कि वो हैकर के रूप में काम करने लगे हैं या दूसरों की व्यक्तिगत सूचनाओं को चुरा करके उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए सोचने की विषय है, जिस कारण से हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। अब तो सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, इन पे मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता तो नहीं है। तो सोशल मीडिया सबसे पहले जो हमारे लिए एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को हम इस रूप में देखते हैं कि फेसबुक के जरिए, जो भी हमने पीछे सोशल साइट्स की हमने बात की, किसी भी तरीके से किसी भी साइट से जब हम अपनी सूचनाओं को, व्यक्तिगत सूचनाओं को जब हम शेयर करते हैं तो अराजक तत्व जो हैं उनको सूचनाओं को चुरा लेते हैं या हैक कर लेते हैं और वो फिर उनका गलत तरीके से उपयोग करके वो साइबर बुल करते हैं, यानी कि जो भी कमजोर व्यक्ति है उसको उस तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा ही कि इसकी वजह से कितनी तेजी से सूचनाएं इधर उधर फैल रही हैं, तो कुछ फेक न्यूज़ और हेट स्पीच भी बहुत तेजी से फैल रही हैं। और इसमें चूंकि ये कोई सेंसरशिप नहीं है, इसमें किसी भी तरह का किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो गोपनीयता है वो बहुत कम है और इसलिए इसमें धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रही है। अब हम अपने बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति, विश्वास करने की जो एक आदत है दूसरों पर, वो कम हो रही है। हम खुद को भी देख सकते हैं कि पहले जब हम फ़ोन यूज़ करते थे तो हमें अधिकतर के फ़ोन नंबर याद होते थे, तो और किसी एक व्यक्ति का नहीं, हमें लगभग 10-12 फ़ोन नंबर हमें लोगों के याद होते थे। आज हमें हमारा ही फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहा है, या हम अपने कोई भी चीज़ को तुरंत मोबाइल में नोट कर लेते हैं, या हमें लगता है कि कोई सूचना चाहिए तो तुरंत गूगल पे हम टेक्स्ट करते हैं और हमें तुरंत सूचनाएं मिल जाती हैं। तो जिसकी वजह से हम अपने मस्तिष्क को स्मरण शक्ति के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं और वही बात या यही आदत जो है वो बच्चों में तेजी से बढ़ रही है और जो उनकी स्मरण शक्ति को कम करती जा रही है। और सोशल साइट्स का जब हम ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जैसा भी मैंने पहले ही कहा कि हम एक वर्चुअल, एक अवास्तविक संसार में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसका कि वास्तव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें अपने चारों तरफ ये लगता है कि यही सब कुछ है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नकारात्मक जो बातें हैं या पावर हैं वो बढ़ रही हैं और नकारात्मकता बढ़ने के कारण व्यक्ति के डिप्रेशन या अवसाद में जाने की संभावना बढ़ रही है। और जब हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि उंगलियों में सुन्नपन होना और आंखों में दर्द होना, ये सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां संभव या उत्पन्न हो रही हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली चमक से भी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो पहले हम ये देखते थे कि एक 40 के बाद हमारी आंखों पर चश्मा लगता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है कि 7-8 साल के बच्चे हैं और अच्छे घरों से हैं, ये भी नहीं हम कह सकते कि उनके पोषण में कमी है, लेकिन चूंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है उनकी आंखों पर बहुत तेजी से चश्मे चढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे युवा हैं वो बहुत तेजी से इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संपर्क में आ रहे हैं और समय से पहले ही बहुत सारी चीज़ों को जानकारी ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें जो जानकारी हमने अपने समय में 15 वर्ष की उम्र या उसके बाद हमने टीनेज की उम्र में जानकारी ली थी, जैसे अभी मैंने बात किया था कि इंटरनेट पर साइबर सेक्स की जानकारियाँ, इंटरनेट सेक्स की जानकारियाँ, तो जिसकी वजह से जो जानकारी उन्हें एक उम्र के बाद प्राप्त होती थी अपने
और सही तरीकों से प्राप्त होती थी, लेकिन अब सही और गलत जानकारी उन्हें समय से पहले ही प्राप्त हो रही है। तो जिसकी वजह से हमारे युवा जो हैं, वो पहले से ही ज़्यादा आक्रामक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें इन सोशल साइट्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से दिखाई दे रही है, वो है पहचान बनाना। तो आज के जो युवा हैं, हर कोई अपना यूट्यूब पर एक चैनल बना लेना चाहता है या इंस्टा पर अपना एक अकाउंट खोल लेते हैं या ट्विटर पर अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें फिर एक दूसरे से हमारी ये होड़ लग जाती है कि किसके पास कितने ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, किसके पास कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इन फॉलोअर्स से उनको पता चलता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ या मेरी ज़्यादा समाज में पहचान है, क्योंकि और कोई तरीका तो उनको पहचान बनाने का समझ में नहीं आ रहा है। सबसे आसान तरीका उन्हें यही लगता है कि एक वीडियो शूट करिए या थोड़े बहुत इधर-उधर से चीज़ें लीजिए और अपने आप को आप पहचान बना सकते हैं। पहले हमारे लिए पहचान बनाने का कांसेप्ट होता था कि हम अपनी योग्यताओं को बाहर निकालें, जिसके आधार पर लोग हमें पहचान करें और तब हमें लोग पहचानते थे आस-पास के लोग। लेकिन अब इन सोशल मीडियाज़ के ज़रिए जो है अब हमें देश-विदेश में बैठे हुए लोग हमें पहचान बना सकते हैं। तो इसी वजह से हर एक को ये लग रहा है कि मैं अपनी पहचान इनके ज़रिए बना सकता हूँ। और वो अपने आस-पास के इधर-उधर के जो पड़ोसी हैं या अपने उसके वास्तविक दोस्त हैं, उनसे बात ना करके वो सोशल मीडियाज़ में लगे रहते हैं। और ये कहीं न कहीं जब वो ये देखते हैं कि उनके फ्रेंड के जो हैं फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं या उसके लाइक्स ज़्यादा हो गए हैं, तो ये भी सुनने और देखने में आता है कि जिसके जितने कम लाइक्स हैं, तो वो एक-दूसरे को हीन भावना से या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से वो अपने आप को दूसरे से कमतर आंकने लगते हैं और जब उनकी ये चाह पूरी नहीं होती है तो वो आक्रामक या गलत कार्य जैसे कि अभी हम पीछे बात कर चुके हैं हैकिंग जैसे कार्यों में वो लग जाते हैं या साइबर बुलिंग कि जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फेक आईडी वगैरह बना करके वो उनको डराना या किसी अन्य तरीके से उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो भारत में हम ये देख रहे हैं कि जो मोबाइल का प्रयोग है, आप मेरा हेडिंग देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, भारत में मोबाइल प्रयोग व्यसन, जिसके ऊपर अब हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मोबाइल का पहले तो हम प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब मोबाइल प्रयोग एक व्यसन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जैसे अब तक व्यसन के रूप में तो हमने ड्रग्स जो कुछ दवाएँ थीं, अफ़ीम, चरस, गांजा उनके नाम सुने थे। लेकिन अब मोबाइल भी एक व्यसन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और अभी हम आगे बात करेंगे, देखेंगे कि बिल्कुल जैसे किसी अन्य व्यसन के कारण हमारे मस्तिष्क में या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल उसी तरह के परिवर्तन मोबाइल प्रयोग व्यसन के कारण दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि ये एक रिसर्च की गई है जो कि 0.001 पर इसका रिलायबिलिटी लेवल है। 39 टू 44% जो है लोग मोबाइल प्रयोग जो कर रहे हैं, 44% एक व्यसन, एक लत उनमें डेवलप हो गई है। और हमारा जो आज के लिए चिंता का विषय है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित भी हैं, शिक्षकों के रूप में हैं और हमारे पास इस उम्र के बच्चे आते हैं 12 से 20 वर्ष के। तो भारत में जो मोबाइल प्रयोग व्यसन से सर्वाधिक ग्रसित हैं, वो हैं 12 से 20 वर्ष की आयु के किशोर या बच्चे हैं। तो इसीलिए ये अब हमारे लिए एक चिंता की स्थिति हो गई है कि मोबाइल प्रयोग ना रह करके एक व्यसन या एक लत के रूप में सामने आ रहा है। अब हम इस व्यसन को, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट है, जैसे अभी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये कैसे जानें कि ये हमारे बच्चों में या इवन हम में ये एक व्यसन के रूप में बढ़ रहा है मोबाइल का प्रयोग। तो अगर आप ये देखते हैं किसी में भी या आप में भी ये लक्षण है या किसी बच्चे में भी आप ये लक्षण पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं या ये आपके लिए एक अलार्मिंग है कि बच्चे में जो है व्यसन उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे है अकेले होने पर, बोर होने पर हम अपना फ़ोन यूज़ करने लगे। यानी कि हम पहले अकेले होने पर बाहर टहलने जाते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे हम अकेले होते हैं या अपने आप को अकेले करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपना मोबाइल तुरंत यूज़ कर सकें। दूसरे
हमारी रात की नींद खराब हो रही है बच्चों की, कि वो बार-बार रात में कोई मैसेज आया या नहीं आया, ये बार-बार चेक करने के लिए वो उठते हैं। जैसे ही फ़ोन उनसे कहो कि दूर रखिए या पास मत रखिए, तो तुरंत ही वो इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा अपना दिखाने लगते हैं और इतना ज़्यादा वो फ़ोन में लगे हुए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पर अलग-अलग तरह के वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे हैं कि सामने जो है मोबाइल लेकर के चल रहे हैं, उन्हें ना खंबा दिखाई दे रहा है, ना आगे आने वाली गाड़ी दिखाई दे रही है, कानों में ईयरफ़ोन्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो किसी न किसी तरह के एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं। इवन मैंने तो इस तरह का भी देखा है कि बच्चे जो है सीढ़ियों से उतर रहे हैं और वो सीढ़ी में अगला जो पाँव है वो रखना ही भूल जा रहे हैं और लुढ़क जा रहे हैं। तो फ़ोन के इस्तेमाल से अगर बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वो व्यसन की ओर बढ़ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो फ़ोन पर बिता रहे हैं। नौकरी या पढ़ाई के दौरान वो अपना फ़ोन देख रहे हैं और इन सब के बाद अब जो स उनके घर वाले अगर ये कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा जो है या पत्नी कह रही है पति के लिए या पति कह रहे हैं पत्नी के लिए कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि घर वालों का कंसर्न अगर फ़ोन के यूज़ को लेकर के दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग व्यसन या एक लत के रूप में उत्पन्न हो रहा है और अपने वो फ़ोन यूज़ करने की जो टाइमिंग है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कि कोई एक मैसेज देखने के लिए फ़ोन खोला था और पता चला कि उस एक मैसेज के पीछे 1 मिनट के पीछे या कुछ सेकंड्स के पीछे जो है वो 1 घंटा कहाँ बीत गया, वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर हम ये या इसके आगे भी कुछ संकेत हैं, अगर हम इन चीज़ों को, इन संकेतों को अगर हम किसी किशोर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको सँभालना है और बिना किसी कारण हम फ़ोन चेक करते रहें या जब फ़ोन पास ना हो तो परेशान हों। सामाजिक संबंध यानी कि हम अपने दोस्त नहीं बना रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि पहले तो हमारे पास कितने फ्रेंड्स होते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के पास फ्रेंड्स नहीं हैं। तो अब ये हमारे लिए एक काउंसलिंग का एक मैटर है, हम उनसे पूछें और अपने क्लासेस में हम अपने स्टूडेंट से बात करें और ये पूछें उनसे कि जो है आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आपके कितने फ्रेंड्स हैं? अगर उनके फ्रेंड्स कम हैं, तो उनसे कम होने का कारण भी जानने की कोशिश करें। तो बीच-बीच में हम बच्चों से उनके फ्रेंड्स लिखवाएँ, पूछें, अगर वो एक ही फ्रेंड बता रहे हैं, तो क्यों एक फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड क्यों नहीं है? तो इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं, कहीं इसके पीछे दोस्त ना होने का कारण कहीं मोबाइल फ़ोन तो नहीं है और अगर मोबाइल फ़ोन है, तो इसका मतलब ये कि वो फ़ोन व्यसन की ओर बढ़ रहा है। अब पढ़ाई के लिए हम ज़्यादातर फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और ईमेल अलर्ट जैसे ही मोबाइल में ईमेल अलर्ट आ रहा है, तो वो तुरंत परेशान हो जा रहे हैं कि उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ईमेल और व्हाट्सएप का उपयोग हमें इसलिए करना था कि हमें जब सुविधा हो तब हम इन संदेशों को देखें। अब क्या हो रहा है कि नहीं जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी या फ़ोन में मैसेज की टोन आई, तो तुरंत ही हम उसको देखने के लिए उठ जाते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अब ये हम तो किशोरों की बात कर रहे हैं बल्कि अब हमने खुद ही ये इस तरह की आदतें क्रिएट कर ली हैं कि सुबह उठते ही जैसे आँख खुलती है तो भगवान का नाम ना लेकर के हम सबसे पहले व्हाट्सएप खोलते हैं और सबको गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। तो ये जो हमने बच्चे भी हमें फॉलो कर रहे हैं कि अब ये देख रहे हैं कि मम्मी या पापा जो हैं या सबको गुड मॉर्निंग्स भेज रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना ये काम करूँ? तो उसकी वजह से जो है बच्चों में ये धीरे-धीरे आदतें अनुकरण तो वो अपने बड़ों का ही कर रहे हैं और फिर धीरे-धीरे ये आदतें उनमें खुद विकसित हो रही हैं और वही है कि और खुद भी फ़ोन को वो इतने टाइम तक अपने पास रखते हैं कि जब तक कि उसकी बैटरी पूरी तरह से कंज़्यूम ना हो जाए। 1% या बिल्कुल बंद जब तक नहीं हो जाता है फ़ोन, तब तक वो फ़ोन का यूज़ करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन व्यसन की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब आप उनके शारीरिक और कुछ जो उनके मानसिक प्रभाव हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका स्लीप डेफ़िसिट यानी कि नींद निद्रा में कमी आ गई है। क्रिएटिविटी ब्लॉक्स मतलब वो कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे समय में या आप लोग अपना जानते ही हैं कि जब हमें निबंध लिखने होते थे, तो हम लोग खुद किताबें ढूँढते थे। लेकिन अब रोज़ इतनी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, लेकिन अब बच्चों को क्या कह रहे हैं कि गूगल पे जाइए और ढूँढ लीजिए। अगर हम नहीं भी कह रहे हैं, तो भी बच्चे जो हैं, वो गूगल से जा रहे हैं और उसमें वहीं से देख कर के वो उतार देते हैं एक पेज पर
और जो है वो कुछ अपनी तरफ से कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो जिससे उनकी जो सृजनात्मकता है या जो क्रिएटिविटी है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है या ब्लॉक होती जा रही है। चिंता का स्तर, स्ट्रेस वो उनमें बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी उनमें बढ़ रही है। अब इनसिक्योरिटी उनमें कैसे बढ़ रही है कि भई फ़ोन में आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनको ये लगता है कि जैसे ही मेरा फ़ोन कोई और यूज़ करेगा, उसमें वो पासवर्ड लगा कर के रख रहे हैं। अगर पासवर्ड जैसे किसी को वो बताने के लिए तैयार नहीं है, उनको लगता है कि मेरे जितनी भी व्यक्तिगत बातें हैं, वो किसी अन्य को पता चल जाएँगी। पहले जो व्यक्तिगत बातें होती थी, वो बहुत कम होती थी। लेकिन अब जो व्यक्तिगत बातें हैं, उनका एरिया जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और जो पब्लिक फिगर के रूप में या जो अन्य लोगों की जानकारी के रूप में है, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनमें इनसिक्योरिटी वाली बात बढ़ रही है। उनका शैक्षिक स्तर भी जो है, वो कम होता जा रहा है। तो मानसिक प्रभावों में हम देख रहे हैं कि जिसकी वजह से लोअर कंसंट्रेशन कि वो बहुत कम समय तक किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगा पा रहे हैं। अब ये है एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कि बच्चों में जो है वो एकाग्रता को लोअर कंसंट्रेशन है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ पर कुछ ही मिनट से ज़्यादा वो समान अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर उनमें क्रिएट हो रहे हैं और इस अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की वजह से आगे चल कर के बच्चों में एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट हो रहा है। रिड्यूस कॉग्निशन जिसकी वजह से बच्चों में चिंतन, सोचना, समझना, चीज़ों को पहचानना, ये उनमें कमी आ रही है। और जब वो अकेले में बैठ कर के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनमें लोनलीनेस और यही लोनलीनेस जो है उनमें अवसाद या डिप्रेशन को क्रिएट कर रही है। और उनके जो अपने दोस्त कम हैं या ऐसे दोस्त हैं जिनसे वो अपनी सूचनाओं को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी टूटते हुए संबंधों में वो बन रहे हैं। और अगर हम इनको समय रहते नहीं सँभाल पाते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें अभी हम देखेंगे सुसाइड जैसे कि एक फ़ोन किसी ने चेक कर लिया, फ़ोन नहीं मिला तो जिसकी वजह से ख़ास तौर से लड़कियाँ वो इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या सुसाइडल टेंडेंसी की ओर ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये हम लगभग हमने बात किया है कि इसके कारण जो हमारी समस्याएँ हैं, वो आँखों की समस्याएँ बढ़ रही हैं और वो अपना काम करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं और इसलिए धीरे-धीरे वो अकेले रहकर अपने दोस्तों और परिवार से वो अलग हो रहे हैं। हाँ, सॉरी इसमें हम कि अगर हम किसी मीटिंग में या क्लास में हैं और हमारा अगर फ़ोन बजता है, तो हम फ़ोन उठाएँगे ही, लेकिन कभी-कभी हमें लगता है कि फ़ोन बज रहा है और जो कि वो बज नहीं रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं फैंटम वाइब्रेशंस। तो जिसकी वजह से जबकि हमको हर समय ये लगता रहता है कि ये फ़ोन बज रहा है। तो ये अगर बार-बार हमें बच्चों में ये या खुद में ये लक्षण दिख रहा है कि फैंटम वाइब्रेशंस के लक्षण अगर हमको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ़ोन की लत हमें लग गई है। अब पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड ने और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कुछ नए शब्द उन्होंने इजाद किए हैं। इजाद मीन्स कि उन्होंने जो है समाज में किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उसको लेकर के उन्होंने एक वोटिंग कराया था। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने टॉक्सिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और आज के समय में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक नया शब्द दिया है नोमोफोबिया और इस नोमोफोबिया के लिए वोटिंग कराई गई है। मैं पूछना चाहूँगी आप में से कितने लोग इस नोमोफोबिया वर्ड से परिचित हैं? प्लीज़ अपना माइक्रोफ़ोन अनम्यूट करके बताएँ कि कौन जानते हैं नोमोफोबिया के बारे में? शायद कोई नहीं जानते मैम। कोई नहीं जानता है नोमोफोबिया। तो यहाँ तक हमने जहाँ तक बात की है वहाँ तक तो क्लियर है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी हम जो व्यसन की हम बात कर रहे हैं इस नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये इसको अगर हम एब्रिविएशंस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये नोमोफोबिया बन जाएगा
नो मोबाइल फोन फोबिया। नो मोबाइल फोन, एनओ नो तो पूरा आ गया, मोबाइल फोन का एमओ लिया हुआ है और फोबिया है। तो नो मोबाइल फोन फोबिया को हम आज के समय में नाम दिया गया है नोमोफोबिया। फोबिया को समझते हैं आप लोग? सर प्लीज पूछ के बताइए फोबिया के बारे में क्या जानकारी है। फोबिया हाइड्रोफोबिया जैसे होता है। हाँ, डर डर बता रहे हैं। हाँ, किस तरह का डर? एक तो फियर है, फियर, फोबिया और फियर में क्या अंतर है? थोड़ा इंटरेक्टिव करना चाह रही हूँ मैं जी, नहीं तो मैं तो बोल ही रही हूँ। तो फियर या फोबिया एक ही बात है या अलग अलग है? सांप से डर लगना फियर है या फोबिया है? जी, एक एक करके बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं सर? कि सांप से डर लगना फियर है या फोबिया है? फियर है। और एग्जाम से डर लगना फियर है या फोबिया है? फोबिया है। तो मतलब अंतर, चलिए मैं और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फोबिया और फियर में क्या है कि जब हमारे सामने एक स्पष्ट कारण है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फियर है, कि हमें उस चीज से डर लगना है। जैसे एग्जाम से फियर लगना, एग्जाम से डर लगना ये नॉर्मल है, तो ये फियर है। लेकिन अभी आपने कहा कि एग्जाम से डर लगना फोबिया है। ये एग्जाम से डर लगना फोबिया तब होगा कि जब बच्चा एग्जाम का नाम सुनते ही उसमें काम करने या पढ़ने की आदत उत्पन्न ना हो, बल्कि बीमारी के लक्षण आने लग जाए, तब वो फोबिया होगा। अदरवाइज एग्जाम से सभी को डर लगता है, ठीक है, और ये तैयारी सभी को करनी है। ये डर हमें ये बता रहा है कि हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। लेकिन अगर हम एग्जाम के लिए तैयारी ना करके हमें सिर दर्द होने लगे, दस्त लग जाए, बीमार पड़ जाए, तब ये एग्जाम का डर क्या बन जाएगा? फोबिया बन जाएगा। यानी कि फोबिया का मतलब ये है कि साधारण सी भी चीज से बिना किसी कारण के डर लगना, तब वो फोबिया है। और जब कोई चीज जो सामान्य है, अतार्किक भय के रूप में जब वो हमारे सामने आती है, तब हम उसको फोबिया कहेंगे। अदरवाइज वो फियर के रूप में, यानी कि फियर साधारण है, सभी को डर लगता है, लेकिन फोबिया किसी किसी को ही लगता है। ये इसलिए बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो वही है, जब हम अपना फोन कहीं खो देते हैं तो मामूली, ठीक है, हमें डर लगता है कि भाई इतना महंगा फोन खो गया, या अब हम कैसे काम करेंगे, तो वो एक मामूली बात है। लेकिन अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? नोमोफोबिया, अर्थात कि फोन जैसे ही आपकी आंखों के सामने से इधर से उधर हो, आपने उसको चार्जिंग में भी लगाया है, तो भी आपको क्या लगने लगता है? व्यक्ति में अभी जो हमने पीछे, अभी हम आगे और लक्षणों पर बात करेंगे कि उसको पसीना छूटने लगे, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो नोमोफोबिया से ग्रसित है। तो वही हमने यहाँ लिखा है, द फियर ऑफ बीइंग विदाउट ए मोबाइल डिवाइस, कि जब बिना मोबाइल के, बिना यूज ना करने पर जो हमें डर लग रहा है, उसको हम नोमोफोबिया कहते हैं। और अब आपको ये स्पष्ट हो गया है कि ये आज के समय का सबसे प्रचलित शब्द हो गया है। इसलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर कहा है। तो अब हम इसको कैसे पहचानें, नोमोफोबिया को? तो ये कुछ मैंने, इसका पूरा एक टेस्ट होता है, हम इसको लेकिन हम चूंकि किसी टेक्निकल उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये आप इनको नोट कर सकते हैं और ये आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ या ना के बारे में, या इसको आप 5 पॉइंट स्केल पर आप इसको ले जा सकते हैं कि वो कभी कभी, हमेशा, या जो है कभी नहीं। तो इस तरह से आप उनसे इसकी रेटिंग भी करवा सकते हैं। ये तीन ही स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट है, वही मैंने, ये एक क्वेश्चनेयर है वहां से मैंने लिए हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है, मैं अपने मोबाइल फोन से लगातार कोई सूचना या संदेश न मिलने पर बेचैन हो उठता हूँ या हो उठती हूँ।
ये दिख रहा है ना सर? ये दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी का डिस्चार्ज होना मुझे डरा देता है। और मोबाइल फ़ोन ना होने पर मैं यह सोचकर व्यथित या व्याकुल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कि अब मैं अपने परिवार या मित्रों के संपर्क में नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो करीब ये 20 से 25 प्रश्नों कथनों का ये एक टेस्ट है, लेकिन हमें उस टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ ये मुख्य 3 प्रश्न हैं, इनको ही अगर हम अपने आस-पास या अपने स्टूडेंट से अगर हम पूछें और उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि उनमें नोमोफ़ोबिया है या नहीं है। बाकी तो व्यसन यानी कि व्यसन से लगभग जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या उत्पन्न होने लगेगा, वो व्यसन किस रूप में बदलने लगेगा? नोमोफ़ोबिया के रूप में। सर ये यूज़ नोट कर लिया, आगे बढ़ें? क्या? आगे बढ़ें सर? आ गई, आ गई। आ गए मैम, आ गया। क्या यस? ठीक है, आगे बढ़ें सर? जी, बढ़िए। ठीक है। तो नोमोफ़ोबिया ये जो क्वेश्चनेयर है, उस क्वेश्चनेयर के आधार पर ये 4 पॉइंट्स निकल कर के आए हैं कि नोमोफ़ोबिया के 4 पॉइंट्स हैं या 4 डायमेंशंस हैं, जिसके आधार पर हम या जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि व्यक्ति में नोमोफ़ोबिया है। यानी कि जब वो नोमोफ़ोबिया से ग्रसित होगा तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी? संप्रेषण या बातचीत करने में उसमें परेशानी होने लगेगी, कि वो बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना व्हाट्सएप के या बिना टाइप टेक्स्ट मैसेज किए हुए वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। यानी कि आमने-सामने आप बैठ कर के अगर आप उनसे बातचीत करने की बात कर रहे हैं, तो वो खुद को अक्षम पा रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनमें नोमोफ़ोबिया की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा है संपर्क टूटना, लूज़िंग कनेक्टेडनेस अर्थात वो अपने घर के लोगों से संपर्क में नहीं रह पा रहे हैं या अपने आस-पास के लोगों से। जैसे आजकल आप एक टीवी पे एक एडवर्टाइज़मेंट भी आ रहा है जिसमें वो माँ जो है अपने बच्चे से बात कर रही है, सुबह का समय है और कि चलो सुबह की चाय पीते हैं और बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है और फिर वो उसको उसकी माँ जो है उसको फ़ोन करती है, तो बच्चा कहता है, "माँ तुम मुझे फ़ोन कर रही हो?" तो वो कहती है कि फिर क्या करूँ? अलग चीज़ चाय पर 2 लोग साथ में बैठे हुए हैं और बच्चा जो है वो फ़ोन में लगा हुआ है और माँ की बात को सुन ही नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं ये लक्षण जो है अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये नोमोफ़ोबिया की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सूचना प्राप्त करने में असमर्थता कि चाहे कोई भी कितने भी रिलायबल सोर्स से उसको सूचना मिली, लेकिन अगर वो मोबाइल पे नहीं आई है उसको अगर साइबर वर्ल्ड से वो दुनिया से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो अन्य तरीकों से सूचनाओं को प्राप्त करना यानी कि लाइब्रेरी में जाकर के बुक से जाकर के पढ़ने में वो संभव नहीं है, अपने आस-पास के लोगों से सूचना कलेक्ट करने में वो सक्षम नहीं है। सारी सूचनाएँ उन्हें कहाँ से चाहिए? साइबर वर्ल्ड से ही उन्हें सूचना चाहिए। तो अन्य तरीकों से सूचना प्राप्त करने में वो असमर्थ हैं। और फिर व्याकुलता कि तेज़ी से ये जो है उनमें शारीरिक और मानसिक लक्षण उनमें बेचैनी के विकसित हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चन्स के आधार पर हम अपने बच्चों में ये 4 पॉइंट्स देख सकते हैं या इन 4 पॉइंट्स के आधार पर इसको देखा गया है। तो अभी मैं इन लक्षणों की बात कर रही थी कि जब उनमें फ़ोबिया क्रिएट हो जाता है या फ़ोबिया होता है, यानी कि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनमें ये लक्षण दिखाई देंगे। दुश्चिंता क्रिएट हो जाना अर्थात जो है अब क्या होगा? अपने आप को बेचैन महसूस करने लगना, साँसें जो हैं उसकी ऊपर-नीचे होने लगती हैं, बहुत तेज़ी से साँस लेना,
शरीर में कंपन, ट्रेबलिंग जो है उनमें वो दिखाई देने लगती है कि हाथ पैर हिल रहे हैं, बैठे-बैठे जो है कोई चीज़ सही से पकड़ ना पाना, हिलने लगना, पसीना आने लगता है उनको, गुस्सा आने लगता है और डिसओरिएंटेशन या विमुखीकरण अर्थात उनको कभी-कभी दिशाओं का या समय का ही ज्ञान नहीं रहता है कि ये सामने खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, तो इस तरह का डिसओरिएंटेशन या किस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ये हर तरीके से है। तो ये डिसओरिएंटेशन जो है उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि उनका जो सोने का समय है, वो उनका गड़बड़ हो चुका है, तो इसलिए वो कभी भी जागते हैं या सोते हैं तो उनको लगता है कि अब जाग रहे हैं तो दिन है और जब सो रहे हैं तब वो रात है। तो इस तरह का डिसओरिएंटेशन समय को लेकर के, जगहों को लेकर के वो डिसओरिएंटेशन उनमें क्रिएट होने लगता है। और टैकिकार्डिया यानी कि उनका जो दिल है, वो भी असामान्य तरीके से यानी कि जब हम ये देखें कि मोबाइल फ़ोन पास नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है, सारे लक्षण नहीं, कोई सा भी एक लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति में नोमोफोबिया है, अर्थात नो मोबाइल फ़ोन फ़ोबिया है, अर्थात नो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लक्षण उसमें क्रिएट हो रहे हैं। तो वैसे तो हमारी साधारण दिल की गति है 70 से 80 नॉर्मल है, ठीक है? थोड़ा बहुत चल कर के आएँगे तो 80 का 90 हो जाती है। लेकिन व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसका फ़ोन छुपा दीजिए और उसकी दिल की धड़कन अगर तुरंत ही 100 से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें नोमोफ़ोबिया उत्पन्न हो रहा है या हो गया है। तो इसलिए सब कोई सा भी एक लक्षण अगर आपको किसी भी बच्चे में दिखाई दे रहा है फ़ोन यूज़ ना करने पर, तो वो नोमोफ़ोबिया से ग्रसित है। तो हम इस व्यसन से या इससे हम छूट कैसे सकते हैं? तो थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा और आगे चल के टेक्निकल चीज़ों पर हम जाएँगे। तो सबसे आसान उपाय है कि हम खुद को किसी अन्य तरीके से व्यस्त रखें। यानी कि जैसे हमने सबसे पहले कहा था कि हम जैसे खुद को अकेले पाते हैं, तुरंत हम फ़ोन उठा लेते हैं। तो हम तुरंत फ़ोन ना उठा कर के हम फ़ोन की जगह पर किताब या समाचार पत्र या कोई अन्य ऐसी चीज़ जो रुचिकर हो, हम उसमें खुद को व्यस्त रखें, ताकि हम जो है फ़ोन की लत से छूट सकें। और अब आज के समय में हमने फ़ोन की जो आवश्यकताएँ हैं, उसको असीमित कर दिया है। जैसे फ़ोन हमारा अलार्म घड़ी हो गया है, फ़ोन हमारा नोट डायरी हो गया है, फ़ोन हमारा जो है बर्थडे वग़ैरह याद करने का तरीका हो गया है, फ़ोन से ही हम समय देख रहे हैं। तो हमें फ़ोन की आवश्यकताओं को क्या करना है? सीमित करना होगा। जब तक हम फ़ोन का यूज़ हम सिर्फ़ फ़ोन कॉल लेने में और मैसेजेस तक सीमित नहीं करेंगे, तब तक जो है हम नोमोफोबिया या अन्य परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल की सीमित आवश्यकता को समझें कि फ़ोन का यूज़ हमें सिर्फ़ फ़ोन कॉल करने या रिसीव करने या मैसेजेस भेजने या रिसीव करने के लिए करना है। अब जब एक आदत बनी हुई है, तो इससे तुरंत तो छुटकारा मिल नहीं सकता है, तो धीरे-धीरे छुटकारा पाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन फ़ोन की सेटिंग में जाएँ और फ़ोन की सेटिंग में नोटिफ़िकेशन को बंद कर दें, ताकि हम जब फुर्सत में हों हम तब फ़ोन को उठाएँगे, हमें नोटिफ़िकेशन आने पर किसी भी तरह का मैसेज या टोन नहीं आएगा। चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे आपके किसी भी अ, बाइंग ऐप्स का हो या किसी अन्य तरह का हो, सिर्फ़ फ़ोन कॉल्स का जो टोन है बस उसको आप ऑन रखें, बाकी सारे नोटिफ़िकेशंस को बंद कर दीजिए। तो ईमेल अलर्ट है, व्हाट्सएप अलर्ट है, यूट्यूब मैसेजेस अलर्ट्स हैं या अन्य तरह के अलर्ट्स हैं, वो सारे अलर्ट्स आएँगे लेकिन उनकी टोन नहीं बजेगी। जब उनकी टोन नहीं बजेगी, तो आप बार-बार फ़ोन उठाने के लिए बेचैन नहीं होंगे। और जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनको आप हटा दीजिए। जब तक वो हम नहीं हटाएँगे, तब तक हम फ़ोन के बार-बार यूज़ से जुड़े रहेंगे। फ़ोन का उपयोग सीमित जगहों पर भी करें। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि हम बाथरूम जा रहे हैं, तो भी हम मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जा रहे हैं। पार्टी में हैं, तो वहाँ भी हम मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जा रहे हैं। खाने की टेबल पर हैं, तो भी मोबाइल फ़ोन साथ में है। तो मोबाइल फ़ोन को हर जगह रखने की जो हमारी आदत है या उसको यूज़ करने की जो आदत है, उसको हमें ख़त्म करना होगा। पिछले दिनों गुजरात में एक गाँव है
वहाँ के लोगों ने 1 घंटा इस तरह का उन्होंने डिसाइड किया है बच्चों को अपनी इस लत से बचाने के लिए कि शाम से को 5 से 6 बजे वो 1 घंटा बजाते हैं कि इस बीच में सभी लोग अपने मोबाइल के फ़ोन को बंद कर देंगे और उसका 1 घंटे कोई वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से धीरे-धीरे उन्होंने कोशिश की है और सब लोग जो हैं उस 1 घंटे में अपना जो भी काम है, लोगों से बातचीत करना है, बच्चे किताबें पढ़ना है, तो वो अन्य तरीकों में व्यस्त हो जाएँगे, लेकिन कोई भी उस 1 घंटे में यानी कि ये एक कम्युनिटी लेवल पर इसकी शुरुआत की गई है कि गाँव में एक अलार्म बजता है, घंटा बजता है और सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन को एक जगह या अपने से दूर रख देते हैं ताकि वो अपने इस व्यसन से छूट सकें। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो अभी इस पर मैंने जैसे कहा आपसे कि हर चीज़ के लिए हमें फ़ोन पर निर्भर नहीं रहना है। यानी कि हमारे हाथ में घड़ी होनी चाहिए, नोट करने के लिए कॉपी पेन होना चाहिए और चीज़ों को याद करने के लिए हम अन्य तरीके यूज़ करें, तो तभी हम इस मोबाइल फ़ोन की जो लत है या व्यसन है, उससे दूर हो सकते हैं और नोमोफ़ोबिया से बच सकते हैं। तो वही है कि दोस्तों के साथ हम समय बिताएँ क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रही है कि जितना देर जैसा कि अभी मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जितना ज़्यादा देर हम फ़ोन देखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अभी हम इस पर आगे मैं बात करूँगी कि मस्तिष्क में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि ड्रग्स की वजह से होते हैं। तो वही आप यहाँ देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि मोबाइल में इंटरनेट देखने की यह लत ड्रग्स या शराब की लत जितनी ही खतरनाक और हानिकारक है। बच्चे और युवा इंटरनेट की लत की बीमारी से पीड़ित हैं और यह लत जो है नेक्स्ट लाइन में शोध के अनुसार इंटरनेट की बुरी लत आपके मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिसके कारण से हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कम हो जाती है। तो चूंकि फोन का जो एडिक्शन है या फ़ोन को तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसके एडिक्शन को कम ज़रूर कर सकते हैं और इसके एडिक्शन को हमें कम करना भी है। तो जो इसके एडिक्शन के आदी नहीं हुए हैं, यानी कि फ़ोन के जो आदी नहीं हुए, यानी कि एडिक्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए तो मैंने अभी आपको उपाय बता ही दिए हैं या उनको पहचानने के मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि वो एडिक्ट ना हों और हम इन छोटे-छोटे साधारण उपायों को अपना करके हम उनके एडिक्शन को कम कर सकते हैं अपने लेवल से। लेकिन अगर ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, तो हमें इसके लिए स्पेशलाइज़्ड एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स की ज़रूरत होगी, जो व्यक्ति को फिर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम शराब छुड़ाने के लिए या ड्रग्स छुड़ाने के लिए हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह से अभी भारत में तो इसकी अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन इस तरह के क्लासेस वगैरह या जो सेंटर्स हैं, वो चालू हो गए हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं, वो चल रहे हैं और या अलग-अलग तरह की हम थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक थेरेपी है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा। इस संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा के द्वारा यानी कि ये सब हम एक्सपर्ट के द्वारा ही ये एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, तब वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस फ़ोन एडिक्शन ट्रीटमेंट को देते हैं। तो इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट आजकल यूज़ कर रहे हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कभी-कभी ग्रुप थेरेपीज़ का वो यूज़ कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ को अगर प्रॉब्लम है तो मैरिज और कपल्स काउंसलिंग वो करते हैं। ग्रुप सपोर्ट, साइकोथेरेपी अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो साइकोथेरेपीज़ दी जाती हैं और मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ और मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट ये एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि हमारे फ़ोन एडिक्शन की गंभीरता की ओर बढ़ चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं एज़ अ टीचर? सो हमें करना है फ़ोन डिटॉक्स।
और फ़ोन डिटॉक्स के लिए वही जो अभी मैंने पीछे उपाय हमने बताए। डिटॉक्स मतलब कि आदत से छुटकारा पाना। तो हमारे अंदर जो एक फ़ोन का एक जो एक लत भर गई है, एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी फ़ोन की वज़ह से जो भर गई है, उसको हमें दूर करना है। तो उसको दूर करने के जो हमने पीछे आसान उपाय बताए हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उन उपायों को यूज़ करते समय हम कहते हैं फ़ोन डिटॉक्स। ये हमारे अपने लिए है, लेकिन जब हम डॉक्टर या काउंसलर के पास जाएँगे, तो वो कुछ अन्य तरीकों से फ़ोन डिटॉक्स करते हैं। तो हम तो सिर्फ़ अभी जो हमारे एज़ अ टीचर या एज़ ए गार्डियन जो हम कर सकते हैं, उनकी मैंने बात की है। और दूसरा जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से आपकी ये जो लेक्चर है, मुझे यहाँ बुलाया गया है या जो साइबर सिक्योरिटी पर जो आपको एक यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, वो है अवेयरनेस कि ब्रिंग एज़ मच अवेयरनेस टू द इश्यू एज़ यू कैन कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने साथियों को हम बताएँ कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वो सीमित करें। कैसे सीमित करें, इस पर भी हमने बात कर लिया है। तो हम एक जागरूकता फैला करके हम इस फ़ोन एडिक्शन को कम कर सकते हैं और हमें ये नारा अपनाना पड़ेगा, डोंट लेट फ़ोन एडिक्शन विन कि हमें फ़ोन एडिक्शन को आगे या जीतने नहीं देना है। सो अगर हमें कोई व्यक्ति नोमोफ़ोबिया से पीड़ित दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो रात में अपना फ़ोन धीरे-धीरे कुछ घंटों के लिए बंद करें, क्योंकि अगर हम तुरंत ही कहेंगे कि वो पूरी रात बंद करके रखें, तो मुश्किल होगा। लेकिन शुरुआत में हम उनको कह सकते हैं कि अपना फ़ोन आप रात में बंद करके रखें और फ़ोन पे ही अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो बीच में जो नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, उन नोटिफ़िकेशंस को वो ऑफ कर दें, स्किप कर दें ताकि वो जल्द जो उनका मूवी देखने का या जो उस कार्यक्रम को देखने का जो समय है, वो कम हो सके। और साथ ही साथ खाना खाते समय या दोस्तों से बात करते समय वो अपने फ़ोन को अपने साथ ना रख कर के अपने बैग्स या दूसरी जगह रखें, ताकि धीरे-धीरे से जो उनका पास रखने की जो उनकी आदत है या उसकी वजह से जो उनका एक डर है, वो धीरे-धीरे दूर होगा। ये हमें अपने लेवल से करना है, क्योंकि हम तुरंत ही तो काउंसलर के पास पहुँच नहीं सकते हैं और ना ही अभी हमारे पास इस तरह के आस-पास काउंसलर अवेलेबल हैं। तो ये 3 चीज़ें हम अपने बच्चों को कहें करने के लिए कि एक तो रात को सोते समय अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें और जो है मूवी या कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम देखते समय वो जो भी सोशल नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, उनको बंद कर दें, खाना खाते समय और या कोई भी काम करते समय फ़ोन को वो अपने सामने नहीं बल्कि अपने बैग में रखें। अब हम थोड़ी-सी टेक्निकल बातों की मैं बात कर रही थी, क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत जनरल बातें की, लेकिन गावा डिसफंक्शन, ये गावा शब्द सुना है किसी ने? सर इस शब्द से परिचित हैं? तो अभी जैसे मैंने कहा कि गावा ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को लाने ले जाने का जो काम करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी जो स्मरण शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है या हमें जो नकारात्मकता भर जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गाबा डिसफंक्शन। तो जैसे कि यहाँ इसमें नाम में लिखा हुआ है कि गाबा मीन्स गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, जी फॉर गामा, ए फॉर एमिनो, बी फॉर ब्यूटाइरिक, ए फॉर एसिड। तो गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि गावा है, ये दिमाग में इसका जो सिक्रीशन है, वो बिगड़ जाता है। जैसे कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हमने एक शब्द सुना था कि केमिकल लोचा, तो ये केमिकल लोचा है। और
ये जो केमिकल लोचा है, चूंकि हमारे जो रेडिएशन है उसकी वजह से है या हमारी कुछ आदतों की वजह से है, ये केमिकल जो डिसफंक्शन है या केमिकल लोचा है जो मस्तिष्क में क्रिएट होता है। और ये जो गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे खुश रहने और शांत रहने का जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको ये रोकता है। तो इसलिए जबकि हमें मोबाइल देखने के बाद खुश होना चाहिए, लेकिन अगर आप लंबे समय तक मोबाइल को यूज करते हैं तो आप अपने आप को खुश नहीं पाते हैं, बल्कि आप अपने आप में कुछ चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। तो वो चिड़चिड़ाहट किसकी वजह से है? इस गाबा डिसफंक्शन की वजह से है, क्योंकि गाबा ने जो हमारे दिमाग में एक कामिंग, एक जो हमारे दिमाग को शांत करने वाला जो केमिकल उत्पन्न होना चाहिए था, न्यूरोट्रांसमीटर बनना चाहिए था, उसको ना बनने दे करके वो अन्य केमिकल्स को या इस तरह के नकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो क्रिएट करता है, जिससे कि हम जब लंबे समय तक मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो हम में नकारात्मकता आ जाती है। तो आई थिंक जो अभी हमने पीछे हम साधारण शब्दों में हम बात कर रहे थे, उनके अब आपको उनके ये जो है तकनीकी या कारण जो है वो भी अब आपको स्पष्ट हो रहे होंगे। सो वही हमने यहाँ लिखा है कि गावा इज एन इनहिबिटरी, मतलब रोकने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। दैट ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? दैट प्रोड्यूसेस ए कामिंग और यूफोरिक, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग को शांत और खुश रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोकता है। इनहिबिटरी मीन्स रोकता है। और इट कैन इवन कंट्रोल फियर एंड एंजाइटी। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फियर और एंजाइटी को भी कंट्रोल करते हैं। द इनहिबिटर प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडिक्शन। तो ये जो गावा है, ये एडिक्शन को क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो रिसर्चेस बताती हैं कि गावा यानी कि गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड का जो हमारे दिमाग में जो उत्पादन है वो कम या ज्यादा हो सकता है, कभी कम या कभी ज्यादा हो जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, हमारे शरीर में हमारा जो बायो फीडबैक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय ही हमारे पेट में जो है एसिड्स वगैरह बनते हैं, और उसके बाद जब हमारा डाइजेशन पूरा हो जाता है तब वो एसिड्स बनने बंद हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि इंसुलिन है, जब हमारे ब्लड में इंसुलिन की ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और जब सामान्य उसमें बात कर रहे हैं, और जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये हमारे शरीर का एक फीडबैक सिस्टम है कि जब जिस केमिकल की जरूरत है या जब जिस हार्मोन की जरूरत है तब वो सिक्रीट होगा, और जब जिस हार्मोन की जरूरत नहीं है तो वो सिक्रीट नहीं होता है। तो हम अपनी गलत आदतों की वजह से हम इस साधारण तंत्र को बिगाड़ देते हैं। तो वही है कि जब हम मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं तो ये जो गावा है, इसका सिक्रीशन जो है वो बिगड़ जाता है। तो आप जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, अगर उसका सिक्रीशन कम होगा, बचपन में कम होता है, तो बच्चे कैसे रह जाते हैं? नाटे रह जाते हैं, या उनके दिमाग का विकास नहीं होता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से आप देखते हैं कि कितने ही लोग जो या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत ही पतले रह जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर है गावा। तो डिस्टर्बेंसेस ऑफ द गावा सिस्टम are proven to be a warning sign of addiction। और ये रेडियोलॉजिकल सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका की है, जिन्होंने हैवी फोन यूज यानी कि जो फोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उन पर ये स्टडी किया है, और ये देखा है कि ये गावा बिल्कुल उसी तरह के बिगड़ता हुआ दिखाई देता है जैसा कि हम गांजा, चरस या अफीम का यूज करते हैं। उसी तरह से इसका मोबाइल के अधिक फोन के यूज करने से हमारे मस्तिष्क में गावा डिस्फंक्शन क्रिएट हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए सीबीटी थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो व्हेन द टीन टेस्ट सब्जेक्ट्स रिसीव्ड सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी,
फॉर दिस ऑर्डर, तब जो है उनका ये गावा डिस्फंक्शन को रोका जा सकता है। दूसरा है ग्रे मैटर। क्या ये शब्द सुना है किसी ने? जो साइंस टीचर्स होंगे वो जरूर इसको जानते होंगे, ग्रे मैटर को। मेमोरी में नहीं है शायद वो। अच्छा, ग्रे मैटर। अगर हमने बचपन में साइंस पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा आप लोगों को कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें मस्तिष्क की बात कर रही हूँ, खोपड़ी की नहीं। जो मस्तिष्क हमारा अखरोट के जैसा हमारा दिखाई देता है, तो उसमें दो रंग दिखाई देते हैं। एक तो रंग होता है सफेद, या जिसको कि हम ग्रे कहते हैं, और एक होता है भूरा भूरा। तो जो बाहर की तरफ है, जो जब हम चित्र में देखते हैं तो हमें बाहर भूरा भूरा दिखाई देता है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो हमें चित्र में दिखाई नहीं दे रहा होता है, या जिसको हम लाइट शेड में बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा ग्रे मैटर। तो हमारे दिमाग में, या जो भी व्यक्तियों का दिमाग है, जो जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उसको ये माना जाता है कि उसका ग्रे मैटर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एडिक्शन में क्या है, इसका उल्टा होता है, अर्थात ग्रे मैटर कम हो रहा है, यानी कि आपके सोचने समझने की शक्ति क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आपका मस्तिष्क जो है वो सिकुड़ रहा है। तो वही है कि जो ग्रे मैटर है इन द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर अनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल मूवमेंट, चलने के लिए, मेमोरी याददाश्त के लिए, और इमोशंस भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो ग्रे मैटर है, ये जितना अधिक मात्रा में होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो ये देखा गया है कि हाल ही की ये स्टडी की गई है कि जब जो फोन यूज करते हैं, उनका जब फोन एडिक्ट स्टूडेंट्स थे, तो उनका जब ये स्टडी की गई उनके साथ, तो उनका ग्रे मैटर कम पाया गया या डिस्टर्ब पाया गया, ठीक है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो जिसकी वजह से उनमें ये एडिक्शन या उनमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, यानी कि फोन के एडिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए व्यक्ति के जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो, या स्मरण शक्ति है, वो मोबाइल फोन की वजह से कम हो रही है। So according to the researcher, the physical shape and size of their brains resemble that of drug users. ये मैंने पहले भी कहा था कि बिल्कुल जो लोग अफीम, गांजा, सिगरेट, शराब पीते हैं और उनके मस्तिष्क में जो परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल वैसे ही परिवर्तन फोबिया से ग्रसित बच्चों में या व्यक्तियों में देखे गए हैं। So gray matter volume among people addicted to their phones diminished, मतलब खत्म हो जाता है इन क्रिटिकल एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज में, जिसकी वजह से वो अपने सोचने समझने, चीजों को देखने, उनका एनालिसिस करने, उनकी पावर में बच्चों में कम पाई जाती है। तो अभी तक तो हम साधारण उसमें बात कर रहे थे, और जिसका हमने देखा कि हमें ये विश्वास नहीं होता था कि क्या मोबाइल फोन का भी एडिक्शन हो सकता है, या मोबाइल फोन भी जो है फोबिया क्रिएट कर सकते हैं। जो अब हमने देखा कि एक नया वर्ड या नया टर्म नोमोफोबिया हमारे सामने आ गया है। और बिल्कुल नोमोफोबिया बिल्कुल सोशल फोबिया की तरह से है, कि जैसे व्यक्ति, आपने जब हम पहली बार कोई व्यक्ति स्टेज पर जाता है, कांपता है, पसीने छूट जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह के लक्षण हमें नोमोफोबिया के बच्चों में या नोमोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई व्यवहारिक ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से हमारा मानसिक, यानी कि जो मस्तिष्क है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर हमें देखने को मिला है वो है सुसाइड, कि बच्चे जो हैं, अगर उनको फोन नहीं मिलता है, और खास करके ये देखा गया है लड़कियों में, और आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं अखबारों में छपती रहती हैं कि जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रही है, कि उनमें डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। और
ये 2010 और 15 के बीच में सीडीसी द्वारा ये स्टडी किया गया था और जिसमें ये देखा गया है कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ के कारण 65% सुसाइड केस बढ़ गए हैं और जिनमें से जो डिप्रेशन है वो लड़कियों में 58% बढ़ गया है। तो जो अब तक कुछ ही सुसाइड हमें दिखाई दे रहे थे किसी अन्य कारणों से, लेकिन अब कारण स्पष्ट नहीं हो रहे हैं और कहीं न कहीं मोबाइल फ़ोन बीच में आ रहा है, तो वो 65% है और जो डिप्रेशन की संख्या बढ़ रही है वो 58% बढ़ रही है। इसलिए ये सीधा-सीधा इसका संबंध स्पष्ट निकल रहा है कि फ़ोन एडिक्शन या नोमोफ़ोबिया के कारण बच्चों में कुछ ना कुछ मस्तिष्कीय परिवर्तन होते हैं, व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से वो परिवर्तन इतने घातक हो जाते हैं कि वो सुसाइड के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये अलार्मिंग टाइम है, हम अपने बच्चों को सतर्क करें, स्वयं सतर्क हों, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं, हम खुद अपने फ़ोन को यूज़ करने का जो मात्रा है, उसको सीमित करें। अभी तक तो हम बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। क्या आप में से ये सोचना मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा मोबाइल में क्या या क्यों है, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है? अभी तक तो हमने शारीरिक बात की या मानसिक बात की। अब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ दार्शनिक दृष्टिकोण। सर समय तो है ना हमारे पास? है। हाँ, तो बस ये अभी 2 या 3 स्लाइड्स और हैं, अगर आप कहें तो हम इस पे बात कर लेते हैं। प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ, मैंने कोशिश किया है कि कम से कम शब्दों में मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब ओ ओवरव्यू में आपको दे पाऊँ, ताकि आप में खुद इसके बारे में जानने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हो। तो एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये आज से ही नहीं, अगर हम लोग थोड़ा-सा भी फ़िलॉसफ़ी में अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो आधुनिक समय के अ, दर्शन शास्त्री हैं, उनमें नाम आता है कार्टेशियन का और डेकार्ते का। तो जो सबसे शुरू में कार्टेशियन और डेकार्ते के कुछ विचार थे, जिन्होंने ये कहा है कि ये जो संसार है, सब मिथ्या है। ठीक है? और उनका एक कांसेप्ट था कि व्यक्ति किसी न किसी तरह से उसको जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसको धोखा दिया जा सकता है और धोखा कैसे देखेंगे? क्योंकि वो उसके सामने एक झूठी परिकल्पना या एक झूठी दुनिया प्रस्तुत होती है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में क्या है ना कि यही है, जो दर्शन शास्त्री हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्वयं को कैसे जानें, मैं क्या हूँ? या ये दुनिया क्या है? मेरा और दुनिया के बीच में क्या संबंध है? तो ये जो हमारे दर्शन शास्त्री हुए कार्टेशियन और डेकार्ते, उन्होंने दुनिया को मिथ्या या धोखे भरी या फरेबी दुनिया के रूप में उन्होंने लिया है। तो उसमें उन्होंने ये जो हमारा साइबर स्पेस आज के समय में है, वो कहीं न कहीं कार्टेशियन के जो धारणाएँ हैं, उनसे प्रभावित है। तो कार्टेशियन की धारणा है कि व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है क्योंकि उसको झूठी वास्तविकता दिखाई जा सकती है या वो झूठी वास्तविकता में फँस जाता है। तो चूँकि वहाँ तो कार्टेशियन का मतलब माया मोह से था, लेकिन यहाँ पर साइबर स्पेस ने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, साइबर स्पेस साइंटिस्ट, उन्होंने इसका उपयोग किया है कि वर्चुअल वर्ल्ड बना करके। तो इसलिए जो उन्होंने जो दर्शन शास्त्र में एक कांसेप्ट आता है कि एक बर्तन में मस्तिष्क, कि अगर हम किसी व्यक्ति का मस्तिष्क निकाल करके किसी मशीन के अंदर या बर्तन के अंदर हम रख दें, तो वो व्यक्ति या मस्तिष्क जो है बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ये साइबर दुनिया या साइबर स्पेस में दार्शनिक धारणाओं को यूज़ करके वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए हमारी जो कलाएँ हैं, जो प्राचीन समय से आ रही हैं और हम ऐसी-ऐसी कलाकृतियाँ बनाते रहे हैं, जिनका ज़िक्र हमें महाभारत काल में भी मिलता है
कि ऐसा विश्वकर्मा ने ऐसा महल बनाया कि जहाँ पानी था वहाँ जो है ज़मीन दिखाई दे रही है, जहाँ ज़मीन है वहाँ पानी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वास्तविकता क्या है और मिथ्या क्या है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो कार्टेशियन और डेकार्टे ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कलाकृतियों का उद्देश्य क्या है? आँखों को बेवकूफ़ बनाना, ठीक है? कि जो वास्त और जो नहीं है उसको वास्तविक समझ लेना। तो इसीलिए हम वीडियो गेम्स के द्वारा हम यही सब देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स में एक वर्चुअल वर्ल्ड में या एक अवास्तविक दुनिया में घिर जाते हैं। इसलिए जो है हमारे जो दार्शनिक हैं या धर्मशास्त्री हैं, वो कला पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। और अब धीरे-धीरे हमारी जो ये बीच में तो काफ़ी प्रचलन आया था कि इसीलिए कला का जो है ह्रास हुआ, लेकिन फिर से ये कलात्मक चुनौती लोगों के सामने आई और आज के समय में तो नए रूप में है फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्म, इमर्सिव कंप्यूटर सिमुलेशन, इनके साथ अब हम कला को और वास्तविक बनाने की ओर कोशिश करने लगे हैं। इसलिए हम फ़िल्मों में देखते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सब हम एक हीरो ही कर रहा है और उसकी वजह से आपने देखा कि जब फ़िल्में होती थी, तो कितने ही लोग जो हैं उन फ़िल्मों के जाल में फँस जाते थे या फँसे हुए थे। अब धीरे-धीरे उस जाल से निकालने के लिए फिर ये बताने की कोशिश की गई कि फ़िल्में कैसे बनती हैं। जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया कि तकनीक क्या है। तो धीरे-धीरे लोगों का मोह जो है फ़िल्मों से कम हुआ। लेकिन अब फिर नई तकनीक के रूप में वीडियो गेम सामने आ गए हैं। तो जो बच्चे जो हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वो वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है और उनको यहाँ हेडिंग आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि बनाया ही ऐसे गया है कि जिसमें आसानी से कोई भी फँस जाए। डिज़ाइन टू बी एडिक्टिव कि ये जो अवास्तविक दुनिया है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि व्यक्ति या बच्चा जो है उसमें व्यसन का या लत का शिकार हो जाए। सो इसमें आप ये देख सकते हैं कि the devices are carefully designed to be hard to put down कि इस तरह से उनको डिज़ाइन किया जा रहा है कि आप अपनी डिवाइस को अपने हाथ से या अपने पास से दूर नहीं कर सकते हैं और उनमें इस तरह से रंग, साउंड या वाइब्रेशंस उनमें डाले जा रहे हैं जिससे कि जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, वो मोबाइल को या डिवाइस को अपने पास रखे। और जब गूगल डिज़ाइनर एक हैं क्रिस्टन हैरिस, जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें इसी तरह से प्रोग्राम्स को, मोबाइल्स को डिज़ाइन करना होता है कि जिससे कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को या उस प्रोग्राम को चाह करके भी दूर ना करे। तो ये हमें बात अपने बच्चों को समझानी है कि ये तो आपको अपनी ओर आकर्षित करती ही रहेंगी। तो इसके लिए आप उन्हें उदाहरण दे सकते हैं खंबे का, कि देखो खंबे को पकड़ कर के खड़े हो जाओ और अब ये पूछो कहो खंबे से कि खंबा मुझे छोड़ दे। तो क्या खंबा हमें छोड़ सकता है? जब तक कि हम अपने हाथों को ना खोलें। तो बिल्कुल उसी तरह से मोबाइल है कि मोबाइल चाहे वो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो हमारे वीडियो गेम्स हों, चाहे वो यूट्यूब पर या अपना इंस्टा पर अपना रील्स बनाना या अपना वीडियो अपलोड करना या उनको देखना हो, तो वो हमें कभी भी छोड़ने के लिए या दूर जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि हमें खुद को कंट्रोल करना होगा कि हम खुद उनको दूर करें या उनसे दूर हों। तो जब हम बच्चों को इस तरह का लॉजिकली हम उनको बताते हैं या समझाएँगे, तब वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएँगे। तो सर आगे मैंने अपनी बात लगभग पूरी कर ली है। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताएँ प्लीज़? आए क्वेश्चन किसी का? हाँ
थैंक यू मैम। अभी तो क्वेश्चन शायद इनके मन में ना हो, क्वेश्चन होगा अभी तो कल तक इनको याद आएगा, तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है, आपका जो बिल्कुल सर, आपकी जो बिल्कुल। प्रस्तुति थी बहुत अच्छी थी, जी। बहुत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और समीचीन था। और इसमें सबसे आकर्षक बात ये थी कि इसको आपने दर्शन से भी जोड़ा, तो ये आप ही का कौशल है। जी हाँ। तो और ये जी। निश्चित तौर पर ये हमारे जो शिक्षक साथी हैं ये बार बार ये कह रहे हैं कि सर इसका पीपीटी मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए तो बहुत उपयोगी होगा। ठीक है सर, मैं आपको कल मेल कर हाँ, दूंगी। जी, मुझे मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं मेल इससे कर ये दूंगी। पता चलता है कि जी। इनको बहुत उसमें रुचि है, बहुत ध्यान से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस से सुन रहे थे इसको। तो जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अंत में अपने धन्यवाद सर। अपने क्या मेरे साथ वो एक साथी बैठे, शिक्षिका बहन बैठी हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा महर मैडम से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे व्याख्याता की। बैठिए मैम, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मैम। आपने जो है जी मैम, थैंक यू मैम। साइबर दुनिया के बारे में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हो रहे हैं हम लोगों पे या बच्चों पे, उससे सुरक्षा के जो उपाय बताए हैं, और उसमें मतलब साइंस का भी पूरा जोड़ के, उसमें मनोवैज्ञानिक और दर्शन को जोड़ के जो आपने उपाय बताए हैं, और जो उसके लाभ और जो उसके प्रयोग बताए हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा है, और आगे भी मैम ये सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं है, मैंने ये सर का आग्रह इसलिए स्वीकार किया कि हमें वास्तव में ये हमारे लिए बहुत चिंता की स्थिति है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं संभालेंगे बच्चों को तो फिर हम आगे नहीं संभाल पाएंगे। तो एज ए टीचर और एज ए गार्जियन हमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारे बच्चे जरूरत से ज्यादा फोन को यूज बिल्कुल ना करें, और इवन इसको हमें सबसे पहले अपने पर भी लागू करना होगा, क्योंकि हम भी आज कहीं ना स्थिति ये हो कहीं रखी है, एडिक्शन हो रहे हैं। आज की स्थिति ये हो रखी है मैम कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो जी, हम जी। लोग हाँ, तो इसलिए कुछ टिप्स आप लोग अपनाइए अपने ऊपर, तो हमारे बच्चे भी जो है हमारे कंट्रोल में आ जी जाएँगे। मैम, कोशिश करेंगे ताकि काउंसलर के पास ना जाना पड़े। कोशिश करेंगे कि जी। स्कूल के बच्चों को भी, घर के बच्चों को भी जो है कंट्रोल में जी हाँ, जी रखें। हाँ। जी, थैंक यू मैम, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। ओके, जी। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको मैं कष्ट देता रहता हूँ, और बिल्कुल सर, मुझे अच्छा और लगता इसमें है। जब भी मौका जी। मिलेगा आपको याद करूँगा। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल। अमूल्य जी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक थैंक यू है। मैम। थैंक यू सर। ठीक है नमस्ते मैम। सर।